नमस्कार दोस्तों, वेदांत सत्संग नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वक्त क्या हुआ चैनल। दोस्तों, वक्त क्या हुआ चैनल का काफिला आज आ पहुंचा है कोटा शहर के रामपुरा क्षेत्र स्थित जीएमए प्लाजा बिल्डिंग में। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो प्लास्टिक, कपड़ा और लोहे का व्यापार बहुत समय से करते आ रहे हैं। जितना पुराना इतिहास कोटा का है, लगभग उतना ही पुराना यहाँ का जो व्यापार है उसका इतिहास है। और इस व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट के रूप में वो कोटा के अंदर व्याख्यात है। कोटा के जो लोग हैं उनकी समस्याएं जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, बिजनेस से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, इनका निवारण राकेश जैन जी के मार्गदर्शन में ही होता है। राकेश जैन जी एक सोशल एक्टिविटीज के तौर पर ही नहीं बल्कि ओम बिरला जी के भी बहुत खास दोस्त माने जाते हैं। ओम बिरला जी के खेमे से आने वाले राकेश जैन जी ओम बिरला जी को अपना आइडल मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति करने के लिए उनको श्री हरिकृष्ण बिरला जी और राजेश बिरला जी का आशीर्वाद प्राप्त है। चलिए, आज हम राकेश जैन जी से कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे, उनसे उनका मत और रुझान जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे उनके मार्गदर्शन में व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मत किस नेता की ओर जा रहा है। नमस्कार सर, बीते 13 मई को आप और विधायक संदीप शर्मा जी, आप दोनों लोग जल विभाग के दौरे पर थे और वहां पर जल की कटौती की समस्या को लेकर आपने वहां के जो अधिकारी उनके साथ चर्चा करी। क्या कुछ उस बैठक में निष्कर्ष निकला और संदीप शर्मा जी ने क्या निर्देश दिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम सबका दायित्व है कि जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उन्हें उनका वाजिब हक है और सुचारू रूप से लगातार मिलनी चाहिए। जब माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के आदेश से और विधायक संदीप जी शर्मा और मैं जलदाय विभाग गए थे तो हमने पता किया था कि कोटा की जनसंख्या के अनुपात में कितना पानी कोटा में शोधित हो रहा है। 520 MLD कोटा में पानी शोधित हो रहा है, जबकि कोटा की आवश्यकता के अनुरूप उतने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 520 MLD पानी लगभग 25 से 30 लाख लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। किंतु कहीं टेक्निकल कारण और छिजत, अपने यहाँ छिजत है उसकी मात्रा भी बहुत काफी अधिक है। तो सब अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि नए नए प्लांट लगाने की जगह जो छिजत हो रही है उसको कंट्रोल करें, चाहे वो कहीं रिसाव हो रहा है, कहीं पानी और लिफ्ट हो रहा है, कहीं पाइपलाइन फूटी हुई है, उन सबको तुरंत दुरुस्त करें। और लगातार सिर्फ ऐसा नहीं है कि नई पाइपलाइन डालनी है तो उसको डालने में महीनों लग जाए, किंतु लाइन खोद खोद के पटाते, जिसकी वजह से आमजन परेशान हो रहा था। किसी की गाड़ी पंचर हो रही है, कोई घुटने में पीड़ा हो रही है, कोई दुर्घटना हो रहा है। तो इस तरह के जो भी व्यवधान आ रहे थे उन सबको लेकर अधिकारियों ने निर्देशित किया है और निश्चित ही उसके सुखद परिणाम आने लगे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के कोटा के अंदर जिला अध्यक्ष के रूप में आपने लोकसभा चुनाव के अंदर आपको पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी, आपने क्या भूमिका निभाई? मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि जब मोदी जी का नारा था कि अब की बार 400 पार, उस दौरान ही 7 मई की रात्रि को मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व को और कोटा बूंदी के लोकसभा के प्रत्याशी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री मदन लाल जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस अहम चुनाव के दौरान मुझे सौंपी। मुझसे जो पार्टी को अपेक्षा रही होगी उनको मैंने भरसक रूप से पूरा करने का प्रयास करा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है पूरे देश में, विश्व की भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। मेरा सबसे बड़ी सुखद बात यह रही कि कितने ही लोग, सबसे अधिक लोग जो कांग्रेस के कुशासन से, कांग्रेस की कुनीतियों से परेशान थे, उनने इस दौरान, इस लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उनकी संख्या सैकड़ों में है। लगभग 500 से अधिक कांग्रेस के या शिवसेना के या अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का दामन थामा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और निश्चित ही उन सबके आने से भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके वो लोग आए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सनातन के पक्षकार होने के बावजूद भी जब उनके शहजादे ने राम मंदिर जैसे भव्य प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, उससे वो अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे। और उनने जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने कहा अब हमें लगता है कि वास्तव में हम सनातन के साथ शामिल हुए हैं। और उन सब लोगों ने, और साथ में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कोर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है,
तो मेरे को जो दायित्व मिला था, यह था कि अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास के साथ शामिल करूं। मैंने अपने दायित्व को पूरा करने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के जो मूलभूत कार्यकर्ता हैं, जो जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बरसों से लग रहे हैं और उन्हीं की कड़े परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उन सबके स्नेह, साथ, आत्मविश्वास और उनके आशीर्वाद के साथ लेकर हम आगे बढ़े और निश्चित उसका रिजल्ट आगामी 4 जून को रिजल्ट में दिखेगा। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाड़ौती की जनता ये सब अच्छे से जानती है कि ओम बिरला जी पिछले 10 साल से एक तरफा जीत हासिल कर रहे थे लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन वहीं जो कोटा दक्षिण विधानसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। लेकिन अभी जब हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग थी तो मीडिया के माध्यम से और हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मुखर होकर ये अब कहने लगे हैं कि ओम बिरला जी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। जहाँ एक और रोजगार लोगों के पास नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, वहीं बिरला जी के द्वारा चलाई गई जो संस्थाएं हैं जैसे वंडर मार्ट, कोटा दाल मिल, मल्टी मेटल, वहां पर उन्होंने अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को उच्चतम पद दे रखे हैं। कितनी सच्चाई है इन चीजों में? आप तो उनके काफी खास माने जाते हैं ओम बिरला जी के, आप हमें ज्यादा क्लियरिटी से बता सकते हैं इसके बारे में। परिवारवाद की बात करने वाले पहले खुद का दामन देखें। जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, ये है परिवारवाद की नींव। और भारतीय जनता पार्टी को अगर हम देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नितिन गडकरी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, केशवराम हरिगढ़वार और माननीय ओम बिरला जी, कौन एक भी व्यक्ति आप बता दें जो राजनीति के माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर विराजमान हो। समाज सेवा के लिए जितने भी लोग हैं आज जिनकी आप बात कर रहे हैं, हाल ही में जिनने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, क्या उनके परिवारवाद के लोग सामाजिक संस्थाओं पर भी नहीं रहे? कोई किस पद पर रहा, कोई किस पद पर रहा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार रहे और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के परिवार का एक भी व्यक्ति आप बता दें जो कहीं ना कहीं राजनीति के किसी रूप में किसी पद पे हो। समाज सेवा की सबकी इच्छा रहती है और सब समाज सेवा के साथ काम कर रहे हैं। आज माननीय हरिकृष्ण जी बिरला, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी ने चुनाव लड़े हैं, और जिस व्यक्ति ने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए अपना जीवन छोड़ दिया और उनके सारा जितना जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन दिया है उसका लोहा, ये सब वही लोग हैं जो उनसे डरते हैं। उनको लगता है कि वो सामने नहीं आए, अगर वो सामने आएंगे तो हमें दिक्कत आएगी, इसलिए उनको पीछे करने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। जबकि वो व्यक्ति हैं, न साफा पहनते हैं, न माला पहनते हैं, न मिठाई खाते हैं, न केक खाते हैं। वो ऐसे व्यक्ति लगातार परिवारवाद के बात कर रहे हैं, वो लगातार जनता के दुख को दूर करने का काम करते हैं और समाज सेवा का काम करते हैं। समाज सेवा के माध्यम से लोगों के दुख को दूर करने का काम करते हैं। माननीय राजेश जी बिरला को अगर हम देखें, नागरिक सहकारी बैंक या रेड क्रॉस या मायश्री संस्था के मायश्री भवन के मायश्री समाज के नाम पे वो लगातार लोगों के दुख को दूर करने का काम कर रहे हैं। कल ही मैंने देखा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो आज इतनी भीषण गर्मी हो रही है उसमें रक्तदान का काम अगर किया तो राजेश जी बिरला के नेतृत्व में हुआ और वहां पर रेड क्रॉस के माध्यम से जिन जिन लोगों ने रक्तदान किया उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दी गई जिनकी वास्तव में आम आदमी को जरूरत रहती है। और समाज सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का, जो 140 करोड़ हमारे देशवासी हैं, सबका दायित्व है। और ये तो मोदी जी ने कहा है, जिनने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया लगातार समाज सेवा के लिए। उनने, आपने अगर उनका वक्तव्य सुना होगा कि मैं जैसे आज XYZ कोई भी व्यक्ति को अपना वारिस घोषित करता हूं तो मेरे वारिस मेरे बाद में 140 करोड़ भारतीय होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और आपने बात करा किसी और, जो आप बात कर रहे थे, परिवार के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर कोई व्यापार करता है तो उसमें किसी को रोक नहीं सकते आप। और व्यापार करना सबका अपना अपना मूलभूत दायित्व है। कोई आदमी गलत काम कर रहा हो उसे रोकना चाहिए, किंतु कोई व्यापार कर रहा है और लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छी बात है। सर, जिस दबंगई से अभी आपने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए कि भाई वो लोग भी कहीं ना कहीं परिवारवाद से जुड़े हुए हैं, सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रहलाद गुंजल जी के जो अभी क्रैशर की जमीन है और उनके जो भाई हैं राम रतन जी गुंजल, उनकी गौशाला है, उनके हिसाब से, या वो दावा ये कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने UIT को दबाव में लेकर अवैध जमीन घोषित करी, दूसरा उनके खिलाफ FIR करी। कितनी सच्चाई है इन बातों में? अभी तो आचार संहिता लग रही है, उसके बाद आप इसी बात कर रहे हो। प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन में IAS होते हैं, RS होते हैं, RPS होते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियां रहती है, वो अपना अपना काम करते हैं। कई बार ऐसा होता रहता है। और ये आप जो लोग आज हमसे सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने आपातकाल भूल गए क्या? जब इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश के हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया था, क्या बात कर रहे हैं? वो हमें कैसे सिखा रहे हैं? उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के नेताओं ने किया और भारतीय जनता पार्टी, आप बताएं कभी ऐसा कोई वक्तव्य सामने आया हो? और कोई गलत काम कर रहा है उसको अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। और कई जो अपराधियों को अगर सरकार जेल में डाल रही है, ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाना, तो उसके लिए अगर अपराधियों को जेल में डालेंगे, उसके लिए आप मुखर होकर रोड पे आवाज उठाओ, तो मेरे ख्याल से आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं जिनसे कि समाज को और सामाजिकता को खतरा है।
सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटा शहर के निवासी ही नहीं, पूरे हाड़ौती क्षेत्र के निवासी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। बिना किसी पद पे पहले रहते हुए भी आपने सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कोटा की जनता के लिए सड़क, पानी और रोजगार के जो मुद्दे हैं, इनका निवारण करने के लिए समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक करी और आज भी आप इस मुहिम को चला रहे हैं। तो ये जो करुणा का भाव है आपके अंदर, ये कैसे आया? क्या ये बचपन से ही था या आपकी राजनीति के अंदर कोई एक आइडियल है, उनको देखकर आया? मेरे आदर्श, मतलब मैं क्या बोलूं उनके लिए, वो व्यक्तित्व वो है कि उनका व्यक्तित्व राजनीतिक नहीं सामाजिक व्यक्तित्व है, और वह है माननीय ओम बिरला जी। और मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु अगर मैं बोलूं तो ओम बिरला जी हैं, और आध्यात्मिक गुरु बोलूं तो मुनि पुंगव श्री 108 श्री सुधासागर जी महाराज हैं। उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर रहा है और ओम जी बिरला का स्नेह सदैव छोटे भाई की तरह मुझ पर रहा है। और अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति में तो अभी लगभग 2 या 2.5 महीने हुए होंगे जिसमें मुझे पद मिला है, किंतु उसके पहले 1991 92 जब मैंने कॉमर्स कॉलेज का चुनाव लड़ा, तब मैं पहली बार ओम जी बिरला के में संपर्क में आया था। तब से आज तक मैंने कभी किसी पद की चाह नहीं रखी। मैं लगातार समाज सेवा के काम करता आ रहा हूं और उसमें मुझे निश्चित ही ओम जी बिरला का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद और मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि अगर ओम जी बिरला जैसे, ज्यादा भी नहीं, अगर 1000 आदमी भी इस देश को मिल जाए तो मैं कह रहा हूं देश को मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले कोटा है, आते ही 10:30 बजे हमारी बात हुई कि यार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और अपने कोई प्लान करना है, मीटिंग कर लो। ठीक है भाई, मीटिंग करी हमने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया, समाज सेवी कार्यकर्ताओं को बुलाया। तो कोटा में समाज सेवा में जुनून है। यहाँ के लोगों को सिर्फ आप एक मार्गदर्शन दो, लोग अपने आप रोड पर निकल पड़ते हैं, स्वबूत वो खुद अपने आप निकलते हैं। तो उनका आदेश था कि पक्षियों की हम सोचें मनुष्य के साथ साथ, क्योंकि पक्षी हैं तो हमारा ये जो इकोसिस्टम है वो बना रहेगा। तो उनके दिमाग में सबसे पहले परिंदे लगाए, तो हमने परिंदे की पालना करी। हाथ क्या तो हमने शुरुआत करी अपने कार्यालय के बाहर, पहला परिंदा हमने लगा, लगातार परिंदे का अभियान चल पड़ा। उसके बाद उनके मन में एक भाव आया, यार गर्मी बहुत ज्यादा है, कई लोग हम देख रहे हैं नंगे पांव पैदल चल रहे हैं रोड पे, और हम तो चप्पल पहन के नहीं चल पा रहे, गाड़ी में नहीं चल पा रहे, लेकिन वो रोड पे चल रहे हैं। उनके मन में भाव था कि तुरंत चप्पलें वितरित करनी है। हाथ के हाथ हम सीडी चौराहे के पास एक बस्ती है जहाँ असहाय लोग थे, उनको हमने चप्पलें वितरण करी। उनके मन में एक भाव आया कि पक्षी गर्मी में कैसे रह पाते होंगे, इतना टेम्परेचर है। तो उनके मन में भाव आया पक्षी घर बनाने का। पक्षी घर बनाया और कल हमने पक्षी घर की, भाई साहब ने कल दादाबाड़ी में एक स्थान पर पार्क में पक्षी घर लगाए। अभी आज सुबह भी, कल भी बात हुई थी, आज ही बात हुई, आज अभी भाई साहब के आदेश पर, उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता की प्रेरणा से अभी कुछ ही देर में प्याऊ लगा रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और हमारा भाव है कि क्यों ना पूरे कोटा शहर में 10-20 प्याऊ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह भी मैं गणेश जी के मंदिर के सामने अकेला ही था, तो भी मेरी गाड़ी में चप्पलें हर समय रखी रहती है, और सुबह भी मैं 10, 12, 15 लोगों को चप्पलें देके आया हूँ, चप्पलें उनको पहनाई है। और उसके बाद उनके मन पे जो खुशी के भाव थे, उनसे बहुत आत्मा खुश होती है। आगे जाके लगातार जैसे छाकल बांटना, दुकानदारों के आगे भाई साहब आदेश था, उनका एक मार्गदर्शन था, उन्होंने आदेश दिया कि दुकानों के बाहर मटके लगा दी जाए, जिसकी सार संभाल मटके भरने का काम व्यक्ति खुद कर लेगा, अपने घर के बाहर कर ले, दुकान के बाहर कर ले। तो निश्चित ही आज और कल से मटके का अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके बाद छाकल वितरण का अभियान है, हरी जाली का अभियान है, बीजनी बांटने का अभियान है। ऐसे कई सारे प्रकल्प आगे में अगले दिनों में हम करने जा रहे हैं। पशुओं के लिए खेल, जगह जगह प्याऊ, ऐसे प्रकल्प लगातार, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम कोशिश कर रहे हैं अस्पतालों में, पार्कों में कहने के कूलर, पंखे की समाज सेवा के माध्यम, भामाशाहों के माध्यम से प्रयास करें, पानी के टैंकर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जनता का सहयोग इसमें मिल रहा है और आगे से आगे हम काम करना चाहते हैं। हमारी भावना एक ही है कि हम अगर किसी को, मैं तो हर समय एक ही बात कहता हूं कि अगर एक व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह रहता है कि आप सिर्फ कुछ नहीं करें, एक व्यक्ति की आगे मदद कर रहे हैं, जिससे कारवां जल पड़े और आगे जाके निश्चित ही लोग समाज सेवा करते जाएं। वही हमारी मूलभूत है, क्योंकि बाकी सब तो माया है, तो आती जाती रहेगी। किंतु अगर वास्तव में परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा तो हम कोई ना कोई समाज सेवा कार्य अवश्य करें, ऐसी सबसे मेरी भावना रहती है। क्योंकि मेरा खुद का, मेरी बच्ची को थैलेसीमिया है, वो 4 महीने की थी और आज 26 साल की है। लगातार उसको महीने में 4 यूनिट ब्लड चढ़ता है। सर जो माफ करिए मैं आपको टोक रहा हूँ, जो हमारी ऑडियंस है वो इस वर्ड को, टर्म को नहीं समझती, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए कि थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया एक रक्त जनित रोग है जो माँ और पिता जब थैलेसीमिया माइनर होते हैं, जैसे मैं खुद माइनर हूं, मेरी वाइफ माइनर है, हम दोनों माइनर हुए, उसकी वजह से हमारा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। ये तो थैलेसीमिया बीमारी होती है। ठीक है। ये बीमारी क्या होती है? इस बीमारी का पता किससे लगता है कि आपकी बॉडी में जो थैलेसीमिया मेजर होगा उसमें वीकनेस आ जाएगी। तो जब मेरी बच्ची 4 महीने की थी तब लगातार उसको वीकनेस होती रही, तो डॉक्टर ने बताया, चेक हुआ तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट हमने कराया, उससे पता लगा कि वो थैलेसीमिया मेजर थी।
उसके बाद लगातार पहले 1.25 महीने में एक बार, फिर 1 महीने में एक बार, फिर 21 दिन में एक बार, फिर 14 दिन में एक बार, फिर 7 दिन में एक बार, अभी 8 से 10 दिन में 2 यूनिट ब्लड उसको चढ़ता है। और 4 महीने से 26 साल का ये पूरा जो सफर है वो हम लगातार चल रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि ब्लड तो चढ़ना है, किंतु ब्लड के साथ साथ आपकी बॉडी में जो लगातार ब्लड जा रहा है उससे आयरन बॉडी में ओवरलोड हो जाता है। वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई भी चीज हमारी बॉडी में एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो वो आयरन को निकालना बहुत बड़ा टास्क है। तो मेरी बच्ची के पेट में लगातार 10 से 12 घंटे रात को 8-9 बजे आयरन निकालने का इंजेक्शन लगता था, जिसको कि वो लगातार उसकी बॉडी में 10-12 घंटे लगा रहेगा, और सुबह जब स्कूल जाती था बढ़ता था। तो ये आयरन निकालना बहुत बड़ा टास्क है। साथ में आयरन चेलेशन की कैप्सूल चलते हैं, मेडिसिन चलती है, बहुत सारी चीजें केयर करनी पड़ती है। लेकिन ईश्वर की कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद है, भाई साहब का सहयोग है, जिसकी वजह से मैं अपनी बच्चे की तो केयर कर पा रहा हूँ। साथ ही जो थैलेसीमिया सोसाइटी कोटा की उसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ, तो लोगों की और भी मदद करने का प्रयास रहता है कि उनको और जितनी सुविधाएं मिल सके उतना देने का प्रयास करता हूँ। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से पहले हमने थैलेसीमिया को, जब वो विधानसभा सदस्य थे उस टाइम बीपीएल की कैटेगरी में लाए, और जब वो सांसद बन गए तो इनको हैंडीकैप की कैटेगरी में लाए, इसमें उनका हमें पूरा सहयोग मिला। और आज इन सबको जो भी थैलेसीमिया बच्चे हैं उन्हें विकलांगता की जो भी सुविधाएं होती है उनका लाभ मिल रहा है। चलिए सर, हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं बच्ची के लिए, और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो, और इसी तरह आप सामाजिक कार्य करते रहें। सर, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि आप जीएमए प्लाजा व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पर आपने जो व्यापारी हैं उनको पानी, बिजली, पार्किंग, माल के आवन जावन की सुविधा ये बहुत अच्छे से प्रदान कर रखी है। व्यापारी आपसे बहुत खुश है। तो आप व्यापारी के मन की बात भी अच्छे से जानते होंगे। व्यापारियों का इस बार लोकसभा चुनाव में मत और रुझान किस नेता की ओर जा रहा है? एक न्यूट्रल में आपसे जवाब चाहता हूँ। व्यापारी की अगर हम बात करें तो व्यापारी पे तो वैसे ही बहुत बड़ा लेवल लगा हुआ है कि व्यापारी तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित होता है, क्योंकि मूलभूत व्यापारी जानता है कि अगर कांग्रेस का शासन आता है तो इंस्पेक्टर राज हावी हो जाता है, कांग्रेस का शासन आता है तो चौथ वसूली चालू हो जाती है। किंतु मोदी जी के नेतृत्व में व्यापारी को जो सुविधा मिली है, आज फेसलेस असेसमेंट होने लग गया। नहीं तो पहले चपरासी से लेकर अधिकारी तक लगातार व्यापारी उनके बीच में सैंडविच बनता रहता था। आज न व्यापारी को याद है न अधिकारी को याद है किसका असेसमेंट होना है। ये फेसलेस असेसमेंट शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जीएसटी लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। आज जनधन योजना के माध्यम से मोदी जी ने जो 45 करोड़ खाते खोले, उसके माध्यम से व्यापारी उसका सिविल बनने लग गया, उसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई और वो पैसा बाजार में फ्लोट हुआ है। तो व्यापारी सदैव भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, क्योंकि उसे मालूम है, जो मैंने आपको पहले कहा, वापस अपने वक्तव्य को दोहराऊंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासन रहता है तो कोई चोट वसूली, गुंडागर्दी चालू नहीं होती, और कांग्रेस का शासन आता है सब चीजें चालू हो जाती है। तो इसलिए व्यापारी सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और लगातार इस बार भी व्यापारी का पूर्ण समर्थन में 16 साल से जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बाद में बना, किंतु 16 साल से जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और मेरे फादर लगभग 30 से 35 साल तक कोटा बुक सेलर्स एंड स्टेशनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। 69 में मेरे फादर जब कोटा आए थे तब से हमारा कोटा में व्यापार है, और मैं एक व्यापारी हूँ। उसको कहना मुझे कोई कोताही नहीं है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसको कहना मुझे कोई शर्म महसूस हो। व्यापारी तो सर यूं कहता है, जो एक तबका है वो यूं कहता है कि हम जब से जीएसटी आया, नोटबंदी हुई है, तब से हमें माल खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। क्या जीएसटी ने जो व्यापारी एक माल खरीदता है, जो खरीद रेट है, जो परचेज रेट है, वो ज्यादा हो गई है? ऐसा कुछ नहीं। जीएसटी की वजह से जो स्वच्छ व्यापार करना चाहते हैं, एक नंबर का काम करना चाहते हैं, वो सब व्यापारी बहुत खुश हैं, क्योंकि लगातार जीएसटी की इनपुट और आउटपुट मिलती रहती है। कुछ न कुछ विसंगतियां हो सकती है, उन्हें लगातार व्यापारियों के साथ में सरकार के साथ बैठ के हम बातचीत करते हैं और उन विसंगतियों का समाधान का प्रयास करते रहते हैं। हो सकता है अगर किसी व्यापारी को पीड़ा रही होगी तो निश्चित ही आप उनको मेरे से संपर्क करने का बोलना, मुझसे जो बन सकता प्रयास होगा मैं पूरा करूंगा। और लगातार व्यापारियों के लिए मैं समर्पित हूँ, व्यापार क्योंकि व्यापारी ही मेरी जान है, और लगातार व्यापारियों की वजह से आज मैं यहाँ पे पूछा हूँ। मैं व्यापारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित व्यापारी है, इसको कहने मुझे गुरेज नहीं है। लगातार वो पार्टी के हित में काम करते रहते हैं, चाहे कांग्रेस का शासन हो तो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने में, बैनर लगाने में व्यापारी गुरेज नहीं करता। ये व्यापारी की विशेषता है। सर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी ये आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को जो सेब होता है, कपास होता है, कॉटन होता है, जो किसान की फसल होती है, इसको बेचने के लिए रिटेल स्टोर्स ओपन कर दिए हैं। तो जब किसान इन रिटेल स्टोर पे अपना माल बेचने जाता है तो उसकी एमएसपी कम कर दी जाती है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अडानी अपने अकॉर्डिंग रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। जब किसान अपना माल बेच देता है उसके बाद में फिर अडानी हाई रेट के लेबलिंग लगाते हैं, खासतौर पे जो सेब की खेती होती है हिमाचल के अंदर, जो सेब वहां पहुंचता है रिटेल स्टोर्स के अंदर, तो इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और जो किसान है उसको वाजिब दाम नहीं मिल पाता। ये आप जो बता रहे हैं ये विषय मेरी जानकारी में नहीं है,
और मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस के शासन में भी टाटा बिरला निश्चित ही हमारे देश में उद्योगपति का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे और उद्योगपति को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि सरकार का काम सरकार चलाना, व्यापार करना नहीं है। और उद्योगपति के माध्यम से सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होता है। आज आप देख लें, चाहे मैं तो अडानी, अंबानी, टाटा बिरला, डालमिया, महिंद्रा, इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम सब उनको अगर वो ऐसा सोचते हैं तो पिछले भी कांग्रेस शासन के दौरान अडानी के माध्यम से राजस्थान सरकार ने इतना बड़ा लैंड बैंक अलॉट किया है, अगर गलत था तो कैंसिल करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता है एक व्यक्ति के लिए बीजेपी के लिए चश्मा अलग हो, कांग्रेस चश्मा अलग हो। उस टाइम उन्हें अडानी ठीक लग रहा है, जिस टाइम अशोक गहलोत जी ने और खुद अडानी के साथ में गहलोत साहब बैठ के लंच कर रहे थे वहां पे, जब अभी उद्योग मिला हुआ था, उद्योगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था राजस्थान सरकार के नेतृत्व में, उस टाइम अडानी जी उनके साथ थे। उस टाइम बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया था मीडिया ने, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था। पिछले साल उन्होंने इन्वेस्ट किया था राजस्थान के अंदर। ये सिर्फ क्या है कि जनता को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें करते रहते हैं, जबकि उद्योगपति की आवश्यकता प्रत्येक सरकार को रहती है, क्योंकि रोजगार का असली सृजन उद्योगों के माध्यम से होता है। और मोदी जी ने तो लगातार उद्यमियों के लिए एमएसएमई के माध्यम से, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कई सारी नई योजना, और हम बात कर रहे हैं इसकी। आज आप देख लें, सारे मोबाइल कांग्रेस शासन के दौरान इंपोर्ट होते थे और आज भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कितनी ही चीजें हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ले लें, कितनी चीजें हम देख लें। आज की तारीख में रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है और लगातार जो हम 50, 70, 80% इंपोर्ट करते थे, आज स्थिति बनी कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैक्सीन जो हम सोच रहे हम जीवन में बना नहीं पाएंगे, उस वैक्सीन को हमने बनाया, देश को बचाया और एक्सपोर्ट तक किया है। तो ये तो सब बातें हैं, इनका कोई तुक नहीं है, ये राजनीतिक जुगलबंदियां चलती रहती है। सर, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस ने जो दावा किया है, अगर माना जाए कि इन केस अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है, इन केस कह रहा हूं मैं आपको, तो वो ये दावा कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के हर एक इंसान को 8,500 रुपए महीना महालक्ष्मी योजना के तहत उनके खाते में ठकाठक जाएगा। इस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऐलान किया है। क्या आपको सच में लगता है कि कांग्रेस का एक तरफ ये अभी देखने को मिला, जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि चुनाव से पहले उनके अकाउंट सीज कर दिए गए और कांग्रेस की जो मूल पूंजी वो समाप्त हो चुकी है? पंकज मेहता जी ने भी हमें ये बताया था। और एक तरफ ये दावा करते हैं कि हम इतना पैसा बांटेंगे जितना पैसा इन्होंने अडानी और अंबानी को नहीं बांटा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 140 करोड़ इंटू 8,500 इंटू 12 इंटू 5 साल, एक बार गणित लगाना कैलकुलेटर नहीं बनेगा। जो चीज होनी नहीं है उसको कुछ भी कह दो, कहने में जरा भाई उनको भी मालूम है कि होना तो कुछ हो नहीं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार की, कांग्रेस को 270 सीटों में चुनाव लड़ रही, क्या सरकार बनाने की बातें कर रही। अगर इनकी में तो आप तो उसकी बात कर रहे हो, अगर 100-125 सीटें 150 सीटें आ गई तो ये तो विपक्ष का नेता बनाने में लड़ेंगे, सरकार की तो बात ही भूल जाओ। ये तो सिर्फ बातें हैं, इनका कुछ नहीं है, सबको मालूम है होना कुछ है ही नहीं ना, तो बातें करने में क्या बिगड़ रहा है? क्या पता कोई भ्रमित हो जाए और इनके भ्रम जाल में कुछ लोग फंस जाए। कांग्रेस की स्थिति तो इतनी दयनीय है, जिस कांग्रेस ने देश को बरसों शासन किया है, ये खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के उम्मीदवार ने उसको वोट डाल के आ रहे हैं, क्या कांग्रेस की बात करेंगे? बेकार की बात है, तो डक हौसला है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव को कितने अंतर से जीतने जा रही है? विराट, कोटा बूंदी लोकसभा में विराट जीत होगी और ये 4 जून को परिणाम बताएगा। मैं संख्या के आंकलन में किसी को नहीं मान सकता, किंतु मैं ये कह सकता हूं कि मैं कोटा शहर का जिलाध्यक्ष, उसके नाते कोटा शहर के 14 जो मंडल हैं, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लालपुरा के 3 मंडल, रामगंज के 1 मंडल, इनसे हम कम से कम 1 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे और बाकी ग्रामीण का देहात जिलाध्यक्ष बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम ओम बिरला जी के साथ आपका इंटरव्यू लें। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? रितेश चितोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष का मुझे दायित्व है। आपको क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है अभी इस समय, और लोकसभा चुनाव के दौरान क्या भूमिका रही थी आपकी? पार्टी की जो दिशा निर्देश थे उस अनुसार जहां भी हमें पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी वो हमने पूरा निभाने का काम किया है। जिस भी मंडल में और विधानसभा में जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी थे ओम जी बिरला, उनकी ओर से जहां भी हमें जिम्मेदारी दी हमने उसको हमारी टीम के साथ पूरा करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जो हमने मेहनत की है उसमें हम 5 लाख से अधिक वोटों से हम जरूर जीत रहे हैं। सर, अभी बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हमें पता चला कि आप सब ने, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, उन्होंने विद्युत विभाग और जल विभाग का दौरा किया था, बिजली और पानी की जो कटौती की समस्या उसको लेकर। क्या कुछ निष्कर्ष निकला उसमें? जैसा कि आप सबको भी सोशल मीडिया के माध्यम से और जिलाध्यक्ष जी ने भी आप सबको इस बारे में जानकारी दी होगी कि शहर में गर्मी के बढ़ने के साथ ये विद्युत की और पानी की समस्याओं का एक समस्या हम सबके बीच में खड़ी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जन भावनाओं के साथ खड़ा होना हमारा नैतिक दायित्व है। केडीएल की समस्या बहुत बड़ी समस्या इस कोटा शहर के लिए है। विद्युत मंत्री जो हमारे यहाँ के हैं, ऊर्जा मंत्री, उनके साथ बैठ के हमने सबको अवगत भी कराया है और उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनको स्पष्ट कहा है कि इस तरह की समस्या शहर में नहीं आने देनी चाहिए। जिलाध्यक्ष जी ने कल एक विज्ञप्ति जारी करके इस बारे में बताया भी है कि अगर इस तरह की समस्या आप शहर में रहेगी तो केडीएल के अधिकारियों को उनके दफ्तर में नहीं बैठने दिया जाएगा। उनको भी जिस तरह आम जनता परेशान हो रही है उस तरह से उनको भी एक सबक मिले कि किस तरह से जनता, इस शहर की कोटा की जनता परेशान है, वो भी उससे सबक ले। सर, एक राजनीतिक पद से जब आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है कि उन समस्याओं का निवारण किया जाए, या कुछ और ऐसी इनके अलावा जो समस्याएं हैं जो आप तक पहुंची हैं, लोगों ने आपको बताई हैं, बिजली पानी के अलावा? आप जैसे चैनल, जो जिम्मेदार चैनल हैं, वो समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से हम सबको राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी समस्याएं बताते भी हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि उनका समाधान एक क्षेत्र में जाकर त्वरित कार्रवाई के माध्यम से हम एक कार्यकर्ता के माध्यम से करें। बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हम उसका समाधान नहीं कर पाते, पर उसके साथ खड़ा होने का हमारा नैतिक दायित्व है और उस दायित्व को निभाने का एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारी, और हम उसको बखूबी निभाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं अभी हमें देखने को मिली हैं, बिजली की है, पानी की है। कहीं अभी हमने देखने को मिला है कि उत्तर नगर निगम में कहीं जगह भी सड़कों पर गड्ढे हैं। सरकार परिवर्तित हुई दिसंबर में, उसके बाद एक कालखंड जो भी निकला वो एक आचार संहिता और चुनावी मौसम था, इसलिए हम वहाँ तक जाके हम काम नहीं कर पाए। लेकिन अब जो डबल इंजन की सरकार है उसके माध्यम से जाकर हम जनता के बीच में जाकर जनता की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। सर, क्या नाम है अपना? मैं देवेंद्र राय, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष कोटा सर। जिला उपाध्यक्ष हैं आप? जी। जिला उपाध्यक्ष की क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पार्टी के अंदर? हमारी जो संगठन की जो संरचना होती है पार्टी की, उसमें भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। पार्टी के प्रदेश, राष्ट्रीय और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी दायित्व पार्टी को दिया जाता है, जिलाध्यक्ष जी से सामंजस्य करके हम लोग उन कार्यक्रमों को धरातल पे उतारते हैं। और जैसा कि मेरे पूर्व साथी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक आधारित पार्टी नहीं है, हम सबसे ज़्यादा सामाजिक दायित्वों को और सामाजिक स्वभाव को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए लड़ते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। चाहे वो आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हों, हम उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम राजनीतिक व्यक्ति से ऊपर उठकर सामाजिक सरोकार के कार्य करें और जनता की समस्याओं को जानें। ग्रामीण इलाकों की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने करी है अभी इन दिनों, और बीते महीने तो कोटा बूंदी का जो लोकसभा चुनाव है वो अपने चरम पर चला है और कोटा बूंदी लोकसभा सीट एक हॉट सीट के रूप में उभर कर सामने आई है। चूंकि यहाँ से माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने उन्हीं के कभी संग साथी रहे प्रहलाद कुंजल खड़े हुए इस चुनाव को, जहाँ एक तरफा हुआ करता था, उसको कांटे की टक्कर में बदला। क्या आपको लगता है कि वास्तव में उन्होंने कांटे की टक्कर दी है, या इस बार भी बिरला जी बड़े अंतर से जीत दर्ज कर जाएंगे? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो हमने देखा था, ग्रामीण लोगों के बीच में प्रहलाद कुंजल के नाम की चर्चा और रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस टक्कर की, किस मुकाबले की और किस प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उन्हें न अपनी पार्टी का समर्थन मिला है, न लोगों का समर्थन मिला है। कारण हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई पार्टी है, लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, लोगों के जनमानस में ये सब चीज़ें बसी हुई है। तो लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं। ओम जी बिरला जो हमारे माननीय सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने हमेशा से ही आम जन की दर्द को, तकलीफ को समझते हुए हमेशा उनके सुख दुख का ध्यान रखा है। इसलिए पूरी जनता उनसे मन से जुड़ी हुई है और एक जनसेवक के रूप में आदरणीय ओम जी बिरला ने जनता की समस्त समस्याओं को समय समय पर उठाया है, पूरा करने का भरसक प्रयास भी करा है। इसलिए मैंने देखा है कि पूरी जनता उनके लिए हर तरीके से जुटी हुई थी और निश्चित रूप से आने वाली 4 जून को मेरी बात सच साबित हो जाएगी कि टक्कर जैसी न तो कोई बात थी, न है, सिर्फ कुछ लोगों द्वारा ये माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि जीत उसी व्यक्ति की होती है जो सत्य पे आधारित होता है, नीतियों पे आधारित होता है। और जैसा कि मैंने बताया, 70 साल में जो कांग्रेस कार्य नहीं कर पाई, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए, और स्थानीय सांसद के तौर पे भी आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टक्कर जैसी कोई बात है। ये तो बल्कि बड़ी हास्यास्पद स्थिति मेरे को लगती है कि एक अच्छे सांसद और जनसेवक के सामने
कोई व्यक्ति आता है और कड़ी टक्कर, क्योंकि कड़ी टक्कर वहाँ होती है जब आपके पास विजन हो, आपके पास ताकत हो, जन समर्थन हो। कांग्रेस के प्रत्याशी के पास मुझे ये चीज़ें कहीं भी देखने को नहीं मिली। भैया क्या नाम है अपना? जी जावेद खान। जावेद खान जी। जावेद खान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोटा का कोटा में कहाँ रहते हैं? विज्ञान नगर। विज्ञान नगर रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि आपका पद क्या है पार्टी के अंदर? मैं शहर जिला उपाध्यक्ष हूँ अभी अल्पसंख्यक मोर्चा से। अल्पसंख्यक मोर्चा। हाँ जी। तो चूंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, माइनॉरिटीज़ का जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी, मकबरा, घंटाघर, रामपुरा तक भी हम आए, उनका ये कहना था कि वहाँ के सड़क, पानी और रोज़गार के मुद्दे जो हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। आपके जो ओम बिरला जी हैं, जिनका कैंप ऑफिस दादाबाड़ी में स्थित है, वहाँ पर उन लोगों की जो समस्याएं हैं, जो शिकायतों का जो पोतला है, वो धूल खा रहा है। और सुनने में ये भी आता है कि उनकी शिकायतों की जो एप्लीकेशंस हैं, उस पर वहाँ का स्टाफ कचौरी समोसे भी खाता है। उनकी चप्पलें घिस चुकी हैं, पर उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हुआ है। आप अपने जो समुदाय के लोग हैं, आप उनकी मन की बात जानते हैं? क्या आपको इस बारे में नॉलेज है? सर पहली बात तो ये है कि आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पे माननीय पहले जो मंत्री जी रहे हैं वो कांग्रेस के हैं, तो उस जगह पर, और अभी भी प्रेजेंट टाइम पर वो वहाँ से विधायक हैं, तो उस क्षेत्र का निवारण जो हल होना चाहिए वो विधायक साहब को करना चाहिए, ना कि लोकसभा अध्यक्ष जी या लोकसभा जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट हैं अभी ओम जी भाई साहब। मुझे नहीं लगता वो उनका क्षेत्र है।